बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जॉन्डिस को टैबलेटेड फॉर्म में क्विकली से देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट थिंग, if you're a first year medical student in Pakistan, then you won't find this table in your regular textbook like Harper or Lippincott, ठीक है। तो आपने पहला काम ये करना है कि जब मैं ये टेबल बना रही हूँ तो आप इस टेबल को बनाना है एंड पुट इट ऑन, पेस्ट इट ऑन योर बुक, ठीक है, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो इट एट एनी कॉस्ट। ये फिजियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोकेम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी ये बनाने के लिए अक्सर आ जाता है, ठीक है। अब What is jaundice? Jaundice mean yellowing of skin and the white of the eye because of the deposition of bilirubin, ठीक है। जब सीरम बिलीरुबिन लेवल हाई होगा तो इट विल कॉज येलोइंग ऑफ द वाइट ऑफ द आइज। और नॉर्मल सीरम की जो बिलीरुबिन लेवल होता है इट इज़ 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्यूब और 1.5 इसकी कट ऑफ वैल्यू है 1.5 से तक रहेगा तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। जब इससे ज़्यादा राइज होगा लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 मिलीग्राम हो गया, 5 मिलीग्राम हो गया, इवन 6 मिलीग्राम, अब इससे जितना भी हाई होगा, ठीक है, दैट विल लीड टू जॉन्डिस, ठीक है। इट विल कॉज येलोइंग एंड इट विल लीड टू जॉन्डिस। अब जो हम जॉन्डिस है इसको बेसिकली ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। अब ये टेबल जो है ना, अगर आप एक दफ़ा समझ लोगे ना तो आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट हो, आप क्विकली से बना लोगे, ठीक है। अब प्री हेपेटिक जॉन्डिस को हम हेमोलिटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, इसका अल्टरनेटिव नहीं हेमोलिटिक जॉन्डिस भी है, ठीक है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है, एक तो एक्सेसिव हेमोलिसिस होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ड्रग है जिसकी वजह से प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो गया। अब बेसिकली इसमें होता है कि अगर आप हेमोलिसिस को लेके चलो कि एक्सेसिव हेमोलिसिस हुआ, बॉडी में इतना हेमोलिसिस हुआ, बहुत हाई अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन बन गया। अब लिवर इतनी बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं कर पाता। हमारा लेवल, अब सपोज करो कि लिवर के पास ना 5 मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेट करने की मैक्सिमम एबिलिटी की, ठीक है, कि वो बहुत हद तक कोशिश भी करे ना तो वो 5 मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेट कर पा रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ है कि 5 मॉलिक्यूल्स की जगह ना हमारे पास कोई 8 मॉलिक्यूल्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब वो मैक्सिमम नॉर्मली लाइक अगर उसके पास मैक्सिमम 5 की एबिलिटी थी तो नॉर्मल कोई 1 या 2 आ रहे थे तो उसको आराम से कॉन्जुगेट कर देता, ठीक है। 4-5 आ गए, उसने ज़्यादा कॉन्जुगेट कर दिया। लेकिन जब 7-8 आना स्टार्ट हुए तो उसकी कॉन्जुगेटिंग एबिलिटी से बढ़ के बात आ गई, ठीक है। अब जब उसकी कॉन्जुगेटिंग एबिलिटी से बढ़ गई बात तो वो 5 तो कॉन्जुगेट कर देगा, लेकिन ये जो 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे ये क्या करेंगे, ये सीरम में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे एंड दे विल लीड टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है, यानी ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाएगा। अब इसमें यही बात, इतनी सी बात आपने समझनी है, उसके बाद ये सारा टेबल हम खुद ही फिल कर लेंगे। अब सीरम में बिलीरुबिन लेवल हाई हुआ है, यस, बट दिस इज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, यूसीबी, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल हाई हुआ है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट बोलने की रीज़न क्या है कि हम वेंडनबर्ग टेस्ट करते हैं और वेंडनबर्ग टेस्ट में ना इनडायरेक्ट पॉजिटिव ये टेस्ट देती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट देती है, इसलिए उसको डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। अब जो है कि हमने देखो, अब आपको बस इतनी सी बात है कि एक तो नॉर्मल ने पहले 1 मॉलिक्यूल था, 2 थे तो अब 5 आ रहे हैं, ठीक है। 5 तो लिवर ने कॉन्जुगेट कर दी, इस मीन हर चीज़ का लेवल हाई होगा। यूरिन में यूरोबिलिनोजन का लेवल भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और अब बहुत ज़्यादा होती है तो फीकल यूरोबिलिनोजन भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब जो है यूरिन में यूरोबिलिन जो है, यूरिन बिलीरुबिन लिखा हुआ है यहाँ पे, यूरिन में कभी भी ना अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अपीयर नहीं होती है। वाई? बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वो इनसॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना, तो इट वोंट अपीयर इन द यूरिन। जब भी यूरिन में बिलीरुबिन होगी दैट वुड ऑलवेज बी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। और जब यूरिन में बिलीरुबिन अपीयर होना, इसको बोलते हैं क्लोरूरिया, ठीक है, क्लोरूरिया सॉरी। तो जब इसमें नहीं अपीयर होती, इसमें बिल्कुल एब्सेंट होती है, ठीक है, इसमें एब्सेंट होती है। और जब नहीं अपीयर होती तो हम इसको बोलते हैं एक्लोरिक जॉन्डिस। और क्योंकि हेपेटिक पोस्ट हेपेटिक में होती है तो उनको हम क्लोरिक जॉन्डिस बोल देते हैं, इन दोनों को हम मिला के क्लोरिक जॉन्डिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि यूरिन में जब भी बिलीरुबिन अपीयर होगी इट विल बी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, नॉट अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। अब यूरिन में यूरोबिलिन की अमाउंट बढ़ेगी, यूरोबिलिनोजन अमाउंट बढ़ेगी तो कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। स्टूल भी स्टोकोबिलिन जब ज़्यादा होगी तो स्टूल का कलर भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब सीरम, AST, ALT, ये 3 चीज़ें जो है ना ये इसमें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, इनका आगे वाले उसमें काम है, हम आगे में देखेंगे ये इनका क्या काम है, ठीक है। अब या हेपेटिक जॉन्डिस में आ जाते हैं। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है, हेपेटिक जॉन्डिस में ये होता है कि 2 बातें होती हैं हेपेटिक जॉन्डिस में। पहली जो मेजर वाइड स्प्रेड बात होती है कि लिवर की कॉन्जुगेटिंग एबिलिटी ख़राब है, ठीक है, लिवर हेपेटोसाइट डैमेज है जिसकी वजह से लिवर कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें मेन जैसे लाइक हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शस है, या फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। इसी तरह लिवर का सिरोसिस हो गया, ठीक है, लिवर जो है ना उसका जो पैरेन्काइमा है वो फाइब्रोटिक हो गया, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिन है जिसने हेपेटोसाइट को डैमेज कर दिया, तो इन एनी केस इट विल कॉज हेपेटिक या इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस। इसके
अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी होती है हेपेटिक जॉन्डिस में। एक तो हमने कहा ना कि लिवर के हेपेटोसाइट डैमेज होते हैं, हेपेटोसाइट के अलावा एक चीज़ होती है माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, कि जो लिवर के अंदर बाइल, छोटी छोटी बाइल जो डक्ट्स होती हैं जो बाकी बाद में मिला के कंबाइन, जो बाकी जाके फिर गॉल ब्लैडर में जाएंगी, तो अगर लिवर के अंदर ही जो छोटी छोटी लिवर से जब भी कॉन्जुगेट हो के वो बाइल में आ रही होती है तो बाइल में नहीं आ पाई, माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो बाइल में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई। अब से कि प्रॉपर तरीके से जब वो नहीं आ पा रही होती तो उसकी वजह से अब उसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अपीयर होती है, ठीक है। अब देखो कि सीरम में अब ये हमने दो बातें इसकी ना साथ लेके चलनी है कि एक तो बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, और अगर कॉन्जुगेट भी हो तो प्रॉपर तरीके से बाइल में रिलीज नहीं हो पा रही। अब जब कॉन्जुगेट नहीं होगी तो इट विल लीड टू अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हाई होगा। या अगर कॉन्जुगेट हो गई है और आपके पास माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन है तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हाई होगा, यानी ठीक है, इसमें दोनों के लेवल हाई होने के चांसेस होते हैं। अब जो यूरिन में यूरोबिलिनोजन है, अगर तो ये अब मैं फिर दोनों बातें साथ लेके साथ चलूँगी। अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गई है और वो लिवर में माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पा रही, ठीक है, तो बिल्कुल तो ये जो लेवल होगा ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, डिक्रीज इन केस ऑफ माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन। बट अगर माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और सिर्फ कॉन्जुगेशन का मसला है, ठीक है, सिर्फ बंदे को हेपेटाइटिस है, कॉन्जुगेशन का मसला है। अब जब कॉन्जुगेशन का मसला होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो है एक तो बिलीरुबिन बहुत कम कॉन्जुगेट होगी। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही बिलीरुबिन कॉन्जुगेट ना हो, वो जब बिल्कुल ही एब्सेंट होता है ग्लूकोयोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, वो टाइप 1 क्रिगडर-नाजर सिंड्रोम में होता है और वो बहुत फटाल कंडीशन है, वो बंदा मतलब ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। बाकियों में उसकी एक्टिविटी कम होती है, रिड्यूस होती है, इम्पेयर्ड होती है, बट नॉट टोटली एब्सेंट। टोटली एब्सेंट बहुत जो है ना लीथल केस है। अब इसमें उसकी एबिलिटी इम्पेयर्ड है, तो अब इसमें क्या होता है कि यूरिन अगर यूरोबिलिनोजन बन भी गई है, मतलब लाइक कॉन्जुगेट अगर बिलीरुबिन हो गई है, यूरोबिलिनोजन बन गई है, तो वो इंट्राहेपेटिक साइकिल में पार्ट नहीं ले पाती, ठीक है, क्योंकि लिवर ख़राब है ना, तो इंटेरोहेपेटिक जो उसकी यूरोबिलिनोजन सर्कुलेशन होती है वो उसमें पार्ट नहीं लेगी, तो वो इंक्रीज़ करेगी इन द सेंस कि बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी इंक्रीज़ करेगी, हाँ मैं ये कहूँगी कि प्रेजेंट होते, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है कि जो बेसिकली जो उसने पहले अगर एक मॉलिक्यूल जो था 90% ही इंटेरोपेटिक सर्कुलेशन में चली जाती होती है नॉर्मली, अब वो नॉर्मली वो जो 90 जितनी भी बनी है 100% वो सारी नहीं यूरिन में आ जाना है, ठीक है, तो इसलिए यूरिन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यूरिन यूरोबिलिनोजन देखो अगर इसमें होगा, अगर ये है तो नहीं होगी, अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यस इट विल बी प्रेजेंट, जो है ना इट विल बी प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह अगर फीकल यूरोबिलिनोजन, फीकल में अगर वो कॉन्जुगेट इसमें होगी, इस केस में प्रेजेंट होगी, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इट विल बी डिक्रीज, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में डिक्रीज होगी क्योंकि माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन है तो थोड़ी बहुत चांस डिक्रीज होता है। अब यूरिन का जो कलर है, अब देखो अगर सिर्फ ये वाली साइड है तो यूरिन का जो कलर होगा वो जो है वो थोड़ा लाइट होगा, ठीक है, लेकिन अगर ये है कि अगर माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, तो यूरिन का कलर ना डार्कन होना स्टार्ट हो जाता है। और डार्कन वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट होती है। बिलीरुबिन कलर कंपाउंड है ना, जब वो आएगी तो यूरिन का कलर को डार्क कर देगी, ठीक है। इसी लेकिन स्टूल का कलर जो है क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही ना, कॉन्जुगेशन हो रही है तो बहुत कम हो रही है, तो स्टर्कोबिलिनोजन जो है ना वो कम है। स्टर्कोबिलिनोजन कम की वजह से आपके जो स्टूल होंगे ना उनका पेल कलर होगा, ठीक है, स्टूल का कलर पेल होगा। अब जो AST ALT दे आर सजेस्टिव ऑफ हेपेटोसाइट डैमेज। अब हेपेटोसाइट जब डैमेज होंगे तो इनके लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ALP जो होता है ना, ALP इसका मतलब होता है ALP इज अ सजेस्टिव ऑफ बिलियरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। चाहे बिलियरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो जब भी बिलियरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वेदर इंट्राहेपेटिक वेदर एक्स्ट्राहेपेटिक, इट विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ALP, ठीक है। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, लिवर ALP बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर तो माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन है तो ALP का लेवल हाई होगा, अगर सिर्फ हेपेटोसाइट डैमेज है तो ALP का लेवल नॉर्मल होगा, ठीक है। इसी तरह जो बाइल सॉल्ट्स हैं नॉर्मल होंगे अगर सिर्फ कॉन्जुगेशन का मसला है, लेकिन अगर बाइल की रिलीज का मसला है, बाइल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, तो फिर जो है ना वो बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो यूरिन में अपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट्स है, कोलिस्टेटिक मींस स्टेगनेंट हो गया, जो है ना बाइल सॉल्ट स्टेगनेंट हो गया, बाइल प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा, इसलिए कोलिस्टेटिक जॉन्डिस। और क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अपीयर होती है तो हम इसको क्लोरिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है। मेन कॉजेज इसके जो मेन कॉज होते हैं ना वो होते हैं गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन द मेन कॉज, ठीक है। इसके अलावा कार्सिनोमा जो है ना गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा हो गया, उसमें भी जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांस होता है। अब इसमें देखो कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है इसका लेवल हाई होगा। वाई? बिकॉज कि देखो
लिवर की कॉन्जुगेटेड एबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब वो कॉन्जुगेट करके लिवर में स्टोर हुई जा रही है, वो आगे रिलीज़ ही नहीं हो रही बाइल में। अब जब वो बाइल में रिलीज़ नहीं होती तो वो प्लाज्मा में रिगर्जिटेट करना स्टार्ट कर देती है, प्लाज्मा में लीक होना स्टार्ट कर देती है, इसलिए प्लाज्मा में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हाई होगा। ठीक है, अब जो यूरिन यूरोबिलिनोजन है, अब वो बेचारी बिलीरुबिन जो कॉन्जुगेट हो गई थी वो तो इंटेस्टाइन में गई नहीं, जो वो यूरोबिलिन बनाती या स्टेकोबिलिनोजन बनाती, तो इट विल बी टोटली एब्सेंट। ठीक है, अब यूरिन में हमने कहा था यूरिन में जब भी बिलीरुबिन आती है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आती है, और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो लिवर से लीक होकर प्लाज्मा में आई थी वो यूरिन में पेन होना स्टार्ट कर देती है, तो यस इट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, यूरोबिलिनोजन तो बनी नहीं तो इट विल बी एब्सेंट। ठीक है, अब जो यूरिन का कलर होगा इट विल बी डार्क बट फॉर डिफरेंट रीजन देन प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन के ज़्यादा होने की वजह से कलर डार्क हुआ था। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में कलर हमारा डार्क, यूरिन का कलर डार्क होता है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर में यूरिन में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से कलर डार्क हो जाता है। लेकिन क्योंकि स्टेकोबिलिनोजन नहीं बन रही, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तो ब्लड के रास्ते से यूरिन में आएगा ना, स्टेकोबिलिनोजन तो बनी नहीं। जब स्टेकोबिलिनोजन नहीं बनी तो स्टूल का कलर पेल होता है। ठीक है, पेल क्ले कलर से स्टूल होते हैं। और अब सीरम AST ALP लेवल जो है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि हेपेटोसाइट्स को बिल्कुल नॉर्मल है, हेपेटोसाइट डैमेज नहीं हुए, ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन मींस ALP लेवल, और इसमें ALP लेवल वेरी हाई होता है। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन है। अब बाइल सॉल्ट जो है कि क्योंकि बाइल की सर्कुलेशन नहीं हो रही, बाइल प्रॉपर तरीके से इंटेस्टाइन में रिलीज़ नहीं हो पा रहा, और इसलिए जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो यूरिन में पेन होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट का लेवल बहुत बहुत हाई होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में इनका लेवल कम होगा क्योंकि माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन थी, इसमें सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए इसका लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।